टॉपिक हमारा है बेटा ये फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर का हमारा टॉपिक है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में होता क्या है, द ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन in front of you as it is given in front of you, and some additional information is also given जिसकी एंट्रीज अभी आपने पास नहीं की, ओवरलुक हो गई हैं, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उनको आपने रिकॉर्ड करना है और आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट डेवलप करनी होती है। अब इसके अंदर एक तो आपके होते हैं बेटा एक्रूड एक्सपेंसेस। वो क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट येट पेड, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्रूड भी, अनपेड भी, आउटस्टैंडिंग भी, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। हम एक्सपेंसेस में इनको ऐड कर देते हैं और करंट लायबिलिटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी में इसलिए आते हैं कि अभी तक आपने पे नहीं किए, पेबल है। फिर कमीशन रिसीव्ड इनकम, वो भी एक्रूड होती है, एक्रूड इनकम, ठीक है। इनकम स्टिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम ओइंग, ये क्या है? ये है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न, कमा तो ली लेकिन मिली नहीं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट में आता है कि आपको पैसे भी उसके मिलने। फिर होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो वक्त से पहले आपने कर लिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। उनके इफेक्ट क्या होते हैं? एक्सपेंसेस में से हम माइनस कर देते हैं बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटिंग टू दिस ईयर, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली ये वो होते हैं, आपने रेंट पे कर दिया अगले 2 सालों का, तो वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, तो आप रेंट में से उसको माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा। इसलिए करंट एसेट वो क्यों है? क्योंकि आपको अगले सालों में वो पे नहीं करना पड़े, अगले सालों में आपको रेंट पे नहीं करना। तो ये आपको एडजस्टमेंट देनी है 7, और नीचे उसने कहा है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अक्टूबर नवंबर 22 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 22 और 22 यानी 22 साल है, और वेरिएंट आपका जो है वो 22 है, जो आपका वेरिएंट ही होता है, वो 22 वेरिएंट ही आपका होता है। तो परचेजेस दी नहीं है, डेबिट साइड पे देखें, बीसी असोल्ड ट्रेडर प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, सेल्स रिटर्न है, रेवेन्यू में से माइनस होंगी, इन्वेंट्री दी हुई, ओपनिंग कैपिटल है, बैंक, बैंक क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। ओहो, ये क्या हो गया? बैंक क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है इट इज ए करंट लायबिलिटी, आपने ये पैसे वापस पे करने हैं, पे बैक करने हैं, करंट लायबिलिटी आपकी, तभी क्रेडिट बैलेंस दिया। फिर नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन है, कमीशन रिसीवेबल लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे आप गौर करें, 2200 का क्रेडिट साइड पे। बेटा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ये लिखता ऐसे ही है, ये कमीशन रिसीव्ड है एक्चुअली, ये वो पैसे हैं जो आपको मिल गए हैं 2200 के। अब इसमें से कुछ वो होंगे जो अभी नहीं मिले, या कुछ वो होंगे जो आपको एडवांस में मिल गए हैं, उसकी एडजस्टमेंट होगी, लेकिन ये इनकम है आपकी, ठीक है, ये इनकम है आपकी जो आपको पैसे रिसीव हो चुके हैं, तभी क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव इनका, इंश्योरेंस, रिपेयर, सैलरीज, रेट्स एक्सपेंसेस हैं, और कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेजेस में ऐड होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, ये हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देते हैं, एंड इट इज ऑल्सो शोन एज करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। फिर कमीशन रिसीव्ड 800 वाज ओइंग एट 31 अगस्त, ये आपको मिलना है, कमीशन आपकी इनकम है, इनकम अभी तक नहीं मिली 31 अगस्त को, तो ये आप कमीशन इनकम में ऐड भी कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें, अभी दोबारा रिपीट करूंगा मैं, सैलरीज कवर 11 मंथ्स, तो 1 महीने की सैलरी जो है वो आपकी अभी पेबल है, एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, वो हम सैलरीज में ऐड भी कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा। फिर 31 अगस्त को रेट्स प्रीपेड है, प्रीपेड आपको पता है पेड इन एडवांस है, माइनस कर देंगे हम रेट्स में से और करंट एसेट में भी शो करेंगे। इंश्योरेंस इंक्लूडेड 700 कवरिंग ए प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बीसी। बेटा इंश्योरेंस में 700 हमने शामिल कर दिया है, जो कि उसने अपनी जाती इंश्योरेंस करवाई थी। तो आपको पता है जाती इस्तेमाल के लिए कोई भी पैसे खर्च करेंगे तो वो ड्राइंग्स कंसिडर होती है, तो ये इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस नहीं है 700 का, हम इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस, इट शुड बी शोन एज ड्राइंग्स, तो इंश्योरेंस में से माइनस करके ड्राइंग्स में लिखेंगे। फिर रिपेयर इंक्लूड 4000 दैट रिलेट टू ए न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी,
तो रिपेयर में आपने एक्सपेंस 4,000 का लिख दिया था 4,000 का, जो बेसिकली आपने मशीनरी परचेज की थी, जो कि आपका एसेट था। आपने मशीनरी में नई इंस्टॉलमेंट कराई थी, नई अटैचमेंट कराई थी। इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन करंट एसेट में इजाफा हुआ है, तो वो करंट नॉन करंट एसेट में मशीनरी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। वो रिपेयर एक्सपेंस नहीं होगा आपका 4,000। तो आप रिपेयर में से माइनस कर देंगे और मशीनरी के एसेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपकी डेप्रिसिएशन है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड 20% बाय द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ परचेज। डिस्पोजल कह रहा है कोई है नहीं, और प्रीमियस कहता है आपकी डेप्रिशिएट नहीं होनी। तो करते हैं हम सवाल स्टार्ट। सबसे पहले रेवेन्यू से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको पता ही है कि रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में डॉलर के दो साइन हम बना लेते हैं जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से हम बेटा लेस कर देंगे क्या भला, सेल्स रिटर्न। मैंने आपको बताया था रिटर्न इनवर्ट का नाम अब यूज नहीं होता, सेल्स रिटर्न का नाम ही यूज होता है। चेक करते हैं। रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 231,500 का, और सेल्स रिटर्न दी हुई है 3,600 की। आई विल राइट ओवर हियर 231,500, और सेल्स रिटर्न दी हुई है आपकी 3,600। ठीक है जी, माइनस करके लिखते हैं। तो 231,500 माइनस 3,600। और भी बच्चा कोई मेरे साथ करे सॉल्व, हुसैन आप कर लो या कोई भी कर ले। तो 227,900 ये आपका आ जाएगा नेट सेल्स का आंसर। नेट सेल्स आपके पास आ गई 227,900। ठीक होगी जी बात। आगे देखते हैं, इसमें से हम बेटा लेस कर देते हैं क्या भला, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही हमारा पैटर्न होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम माइनस कर देते हैं। उसमें आपकी क्या आ जाती है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा परचेजेस। इसमें से लेस कर देते हैं रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, तो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगा, और इसमें से हम लेस कर देते हैं फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप टोटल करके भी कर सकते हैं, नो इशू, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टोटल करके आप माइनस कर दें, यू आर वेलकम, या आप डायरेक्ट कर दें, वो भी आपकी मर्जी है। तो देखते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है हमें 11,100 की, और परचेजेस हमें दी हुई है 1,20,000 की। लिखता हूँ यहाँ पे मैं 11,100, और परचेजेस 1,20,000 की, 1,20,000 की। लेट्स टॉक अबाउट कैरेज इनवर्ट। नीचे एंड पे दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट कितना, 400 का। लिहाजा प्लीज मिस मत कीजिएगा, बिकॉज कैरेज इनवर्ट भी परचेजेस में ऐड होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ परचेजेस। उसे हम ऐड कर देते हैं परचेजेस। लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं इन सब का टोटल करके भी माइनस कर सकता था, और अगर मैंने डायरेक्ट माइनस करनी है तो मैं ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा, जो कि मैं नॉर्मली करता भी हूँ। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 11,100 प्लस 1,20,000 प्लस 400, और माइनस आप इसमें से कर देंगे 12,000। तो बताएं क्या आंसर आता है जी, 129,500। काइंडली साथ साथ चेक कर लीजिएगा, आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं, क्योंकि अच्छी बात होती है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा आपका, 119,500 आ रहा है मेरा ख्याल है। हमें क्या ख्याल है आपका, बता दें, कुछ नहीं होता। खामोश क्यों बैठे हैं आप लोग। ठीक है ना। तो 1,20,000 हम ऐड करेंगे, 400 भी ऐड करेंगे, और माइनस कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल 119,500 आ रहा है आंसर। जी जी, सही है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी निकल आई। अब हम क्या करेंगे जी,
119500 में से माइनस कर देंगे सेल्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर हमारा कितना आ जाता है जी, 108400। आई राइट ओवर हियर 108400, और इधर मैं लिख लूंगा जी ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है जी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी अदर इनकम। इनकम ऐड हो जाती है ना ग्रॉस प्रॉफिट में, और उसमें आपकी इनकम एक ही इस क्वेश्चन में मौजूद है, वो है कमीशन रिसीव। आप ये बात सवाल यहाँ मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कमीशन रिसीव हमने सेल्स में क्यों नहीं ऐड किया। बेटा सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, गुड्स विच आर सोल्ड, परचेज एंड सोल्ड टू अर्न रेवेन्यू, वो आपकी कहलाती है सेल्स, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर। जबकि जो कमीशन रिसीव्ड है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, उसको आप नीचे रिकॉर्ड करते हैं अदर इनकम के साथ। तो देखते हैं कमीशन रिसीव में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखें कमीशन रिसीव 800 वॉज ओइंग, तो कमीशन हमें पहले जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2200 का, उसमें 800 क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, क्योंकि 800 ओइंग का मतलब है कि कमीशन रिसीव, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न आपने कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है, तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 3000 हमारा जो है वो आ जाएगा, 3000 जो मैंने कमीशन रिसीव के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। अब्दुल्ला अपना बंद करो कैमरा। जी, कमीशन रिसीव आपका आ गया। उसके बाद आपका आता है जी, कमीशन रिसीव के बाद मेरा ख्याल है और कोई सवाल में इनकम मौजूद नहीं है, और कोई सवाल में इनकम मौजूद नहीं है। तो मैं इसको बाहर वाले आउटर कॉलम में लिख लूंगा, क्योंकि एक ही है ना, इसलिए अगर ज्यादा होती तो मैं फिर इसको पहले सब इनकम्स को ऐड करके फिर आउटर कॉलम में लिखता, लेकिन क्योंकि एक ही है तो इसलिए मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ इसको 3000, और ये मैं ऐड कर लूंगा अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 3000 उसमें ऐड होके आंसर मेरा आ जाएगा 111400। ये आंसर आ जाएगा 111400, और इसका कोई भी नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसमें से हम बेटा लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, और ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सब के सब एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इसमें हमारे सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन से आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट देम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके बेटा डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट रिसीव भी था बेटा, वो भी इनकम में आना है आपका 1400 का, तो वो भी हम इनकम में लिख देते हैं इसके साथ, और फिर आगे हम उसको ऐड कर देते हैं इकट्ठा करके, ताकि अगर इनकम ज़्यादा हो तो आपको नुकसान, यानी आपको आइडिया हो कि पहले इनर कॉलम में लिखकर आगे लिखते हैं, दैट वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट वे। तो 3000 मैं यहाँ लिखूंगा, इसके नीचे मैं यहाँ लिख दूंगा जी डिस्काउंट रिसीव्ड, REC। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव में कितना दिया हुआ है सवाल में, क्वेश्चन में, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड है 1400 का, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसका टोटल हम आगे ले जाते हैं, इसका टोटल हम आगे लेके चले जाएंगे, और वो कितना बन जाएगा हमारा 1400, अगर आप 3000 में ऐड करें तो ये आपका आ जाता है 4400 का टोटल। तो 4400 हम 108400 में ऐड कर देंगे, तो आपकी इनकम का टोटल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 108400 प्लस 4400, ये 112800 आपका आ जाएगा। इसमें से हम एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे। अब देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस कौन से हैं। इंश्योरेंस है बेटा 9600 की। देखिए मैं इसको क्या कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे टेकअप करेंगे हम, उसको भी साथ साथ हमने देखना है। देखिए इंश्योरेंस हमें दी हुई है 9600 की, और क्वेश्चन में वो कहता है पॉइंट नंबर 3 है, अगर आप इस पर गौर करें तो कहता है इंश्योरेंस इंक्लूड, एक तो बात वो कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड 700 कवरिंग ए प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर BC। BC हम खुद हैं, क्योंकि यही कंपनी जिसका सवाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम BC है।
तो 700 प्राइवेट इंश्योरेंस है, वो ड्राइंग्स हैं, वो आपको इंश्योरेंस में से माइनस करके लिखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कितनी दी हुई बेटा 9600 की, आप 9600 में से माइनस कर देंगे 700, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 8900। सो आई विल राइट ओवर हियर 8900, जो कि आपका इंश्योरेंस का आंसर लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स है 12400 की, उसको लिख लेते हैं हम, या डिस्काउंट अलाउड पहले लिख लेते हैं ताकि हमसे मिस ना हो जाए। चलिए, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंसेस में आना है। डिस्काउंट अलाउड कितना दिया हुआ है 600 का, वो लिख लेते हैं जी। तो ये 600 का डिस्काउंट अलाउड आ गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं अपना क्या भला रिपेयर का। तो रिपेयर को देखें अगर आप, तो रिपेयर आपको दिया हुआ है 12400 का, और क्वेश्चन में नीचे वो बता रहा है कि रिपेयर इंक्लूड 4000 दैट रिलेट टू ए न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी। यानी रिपेयर में 4000 बेटा वो ऐड कर दिया आपने जो रिपेयर नहीं है, वो मशीनरी है जो आपने नई मशीनरी अटैच की थी, इंस्टॉल की थी, वो मशीनरी की कॉस्ट में आना था, आपने रिपेयर में ऐड कर दिया। तो रिपेयर में से हम उसे माइनस करेंगे और उसको मशीनरी में ऐड करेंगे। तो रिपेयर में से 4000 माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ रिपेयर, वो आपका एक्सपेंस नहीं है बल्कि एसेट है। तो 12400 कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना असल में, इसलिए माइनस 4000। मैंने टेस्ट भी लिया था, उसमें आपको बताया भी था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी अगर नॉन करंट एसेट के साथ कोई चीज रिलेट करती है, नॉन करंट एसेट मशीनरी खरीदी है ना आपने, इट्स ए नॉन करंट एसेट, तो वो बैलेंस शीट में आएगा ना, मशीनरी में ऐड होगा, रिपेयर एक्सपेंस में नहीं आएगा, मरम्मत नहीं है वो। तो आप माइनस कर देंगे तो 8400 आपका रिपेयर एक्सपेंस में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है रिपेयर के बाद। सैलरीज हैं 53,900। देखिए अब सैलरीज के बारे में क्वेश्चन में क्या है और हम कैसे इसको डील करते हैं। आप जरा गौर करें आप सवाल पे, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सैलरीज 53,900 की दी हुई हैं, और साथ में बता रहा है कि बैलेंस शोन फॉर सैलरीज कवर द 11 मंथ टू 31 जुलाई। हमने 11 माह की सैलरीज पे कर दी हैं, और सैलरीज फॉर अगस्त 2022 आर ड्यू एंड अनपेड, वो आपने अभी तक पे नहीं की, वो एक्रूड है। देयर हैव बीन नो सैलरी इंक्रीज ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स एंड एन इक्वल अमाउंट इज पेड ईच मंथ। हर महीने एक ही अमाउंट पे की जा रही है, इक्वल अमाउंट पे की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सैलरी आपको दी हुई है 53,900 की क्वेश्चन में, वो 11 महीनों की है। उसको डिवाइड कर दें 11 से, तो आपके पास एक महीने की सैलरी आ जाएगी, यानी अगस्त की, जो कि आपने अभी तक पे नहीं की, और वो बेटा कितनी आती है 4900। तो 4900 की जो सैलरीज हैं वो अक्रूड है। अक्रूड का मतलब अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, स्टिल येट टू बी पेड है, तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि वो देखें ये सैलरीज दी हुई है ना 53,900। अब वो कहता है कि जो बैलेंस दिया हुआ है ऊपर वो 11 महीने की सैलरी है। हमारा साल कब खत्म होता है 31 अगस्त को, इसका मतलब है 12 मंथ की सैलरी आपने नहीं पे की, वो आपने पे अभी करनी है। जबकि जो क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है वो 11 महीनों की सैलरीज है, और कोई इजाफा नहीं हो रहा, हर महीने में इक्वल सैलरी आप पे करते हैं। इसका मतलब है 53,900 इज द सैलरीज फॉर 11 मंथ्स। सो डिवाइड बाई 11, 4900 आपके पास सैलरी आ गई 12 मंथ की, जो आपने अभी तक पे नहीं की। क्या करेंगे 53,900 तो आना ही आना है सैलरीज में, लेकिन 4900 इसमें ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि वो एक्रूड है, वो इसमें ऐड भी हो जाएगी और वो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में भी आएगी, क्योंकि वो आपने अभी तक पे नहीं की, येट टू बी पेड है। वो आपका एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। 58,800 आपकी आ जाएगी टोटल अमाउंट। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट कहते हैं जी कि रेट्स जो हैं वो आपके प्रीपेड हैं बाय 300। तो रेट्स आपको दिए हुए 6000 के। प्रीपेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, अगले साल के एक्सपेंसेस इस साल पे कर दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है, इट्स ए करंट एसेट। तो एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे और इट इज शोन एज करंट एसेट, क्योंकि वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है। दीज आर द एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इस साल से रिलेट नहीं करते और करंट एसेट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। वापस चलते हैं हम सवाल पे, देखें हमारे कोई और एक्सपेंसेस जो कि हमने रिकॉर्ड ना किए हों क्वेश्चन में, उसको हम देख लें। क्लोजिंग इन्वेंट्री का फैक्ट, अगर
कई बच्चे ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट हो एक इफेक्ट हो तो टिक कर लें, दूसरा हो तो क्रॉस कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप तमाम इफेक्ट्स इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं हर एडजस्टमेंट के, हर एंट्री के। तो ये भी एक इसका तरीका होता है। खैर, वो आपकी मर्जी है। अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 20%, जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सोच के करना है कि मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ओके, लेकिन गलती क्या हुई कि हमने एक अमाउंट रिपेयर में ऐड कर दी थी 4000 की, विच इज ए पार्ट ऑफ द मशीनरी। अब हमने रिपेयर में से तो माइनस कर दी है, लेकिन बेटा मशीनरी में तो ऐड करनी है ना आपने भी। तो मशीनरी में 52,000 में आपको पहले 4000 ऐड करना पड़ेगा। देखिए हम क्या करेंगे, इस 52,000 में आप 4000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56,000, और फिर इसमें से आप माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है मशीनरी पे, वो कितनी है 28,400। जो आंसर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखें, डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आप डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं। यानी अगर यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो मैं 56,000 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता डायरेक्ट 20%। लेकिन यहाँ पर मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो लिहाजा जो पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है इसी मशीनरी पर, वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी 28,400। जो आंसर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं, कितने परसेंट, 20%, 27,600 पे मैं निकालूंगा 20%, विच इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि हमारी आती है 5520। वो मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 5520, which is recorded as an expense for this year, और इसका टोटल आगे चले जाएगा, और टोटल एक्सपेंसेस का मैं बेटा करके माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, टोटल मैं भी करता हूँ। ये डेप्रेशन का पॉइंट पिछले लेक्चर में भी आया था, लेकिन आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ लें, ताकि मैं रिपीट कर दूं किसी भी पॉइंट में। प्लीज टोटल करते हैं एक्सपेंसेस का, मैसेज भी कर सकते हैं आप, और बता के भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। तो आपका टोटल आता है 87,920। आई वांटेड टू कैलकुलेट इट अगेन, क्योंकि आप मेरे साथ कोई कैलकुलेट तो फिलहाल कर नहीं रहा। -112800, तो 24,880 बेटा आपका आ जाएगा प्रॉफिट। दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी, तो ये हमने प्रॉफिट अपना कैलकुलेट जो है वो कर लिया, 24,880। किसी को बिला झिझक कोई मसला है तो आप प्लीज हिफ्जा और उमैरा, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हुसैन, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो फाइंड कर लिया, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने फाइंड की। जी, डेप्रिसिएशन में ये होता है कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं। एक हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन होती क्या है, किसी भी एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से नॉन करंट एसेट को उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो वो हमने निकाली, मशीनरी पे 52,000 है, उसमें हमने ऐड किया 4,000 जो हमने रिपेयर में ऐड कर दिया था, और 56,000 पे हम 20% डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। ठीक है जी, हम 20% डेप्रिसिएशन निकालते हैं 56,000 पे स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो उसने क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आप एसेट की कॉस्ट पर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, बल्कि उस पर जो डेप्रिसिएशन हो चुकी होती है पहले वो माइनस करते हैं फिर निकालते हैं। तो आप 56,000 में से पहले 28,400 ये लिखा हुआ है, वो माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन, और वो एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, कम हो गई है, तो मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5520 एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड की है। अब आगे वो इनकम स्टेटमेंट कहता है, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया, और कहता है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल बेटा हमारा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, या मैं बता रहा हूँ। करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल।
तो करंट एसेट्स हमें लिखने पड़ेंगे, बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना उसमें करंट एसेट आते हैं तो वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहले उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, जो कि आपकी कितने की है बेटा, 12,000 की। फिर आपके उसमें आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, वो भी दिए हुए हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स के लिए पीछे। ट्रेड रिसीवेबल हमें कितने के दिए हुए, कहाँ रहे, ये रहे 19200 के, वो मैं लिख लूंगा। और यहाँ पे करंट एसेट बेटा आपके आएंगे प्रीपेड, प्रीपेड या रेंट जो था ना, रेट्स, रेट्स प्रीपेड थे, तो रेट्स पेड इन एडवांस या प्रीपेड रेट्स वो भी करंट एसेट में आएंगे। वहां से माइनस होने थे 300, यहाँ पर करंट एसेट में लिखे जाने थे, राइट। तो ये आपके प्रीपेड रेट्स भी करंट एसेट में रिकॉर्ड किए जाने हैं, क्योंकि वो आपने अभी तक करंट एसेट में से माइनस तो कर देंगे, सॉरी एक्सपेंसेस में से माइनस तो कर देंगे, लेकिन करंट एसेट में आपने उसे रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया, तो वो करंट एसेट में लिखें। फिर इसी तरह आपका एक और करंट एसेट है, वो है एक्रूड, एक्रूड कमीशन। कमीशन जो आपने ऐड किया था यहाँ पर 800 का, वो कमीशन जो आपको अभी तक मिला नहीं है, वो भी आपको करंट एसेट में ऐड करना पड़ेगा। क्यों सर? इसलिए कि कमीशन जो होता है वो आपने जो एंट्री पास की कमीशन, एक्रूड कमीशन की, वो क्या थी, वो थी कमीशन जो आपको अभी तक नहीं मिला, तो आप कमीशन में उसको ऐड कर देते हैं और साथ में करंट एसेट में भी लिखते हैं, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो आपको अभी मिलने हैं, जो आपको अभी येट टू बी रिसीव्ड है, तो करंट एसेट के अंदर भी आएंगे। काउंटिंग में तो होते ही ड्यूल इफेक्ट है ना यार, तो ड्यूल इफेक्ट कॉन्सेप्ट के तहत ही हम चल रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल हमें दिए हुए क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल 7300 के हैं, वो मैं लिख लूंगा। उसके अलावा ट्रेड पेबल में एक और ट्रेड करंट लायबिलिटी आपकी आनी बेटा, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने शुरू में बताया था कि आपके करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये बैंक क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 4100 का, तो ये ओवरड्राफ्ट है, ये क्रेडिट साइड पे आना है आपका। फिर आपकी आनी है आउटस्टैंडिंग सैलरीज या एक्रूड सैलरीज, एक महीने की सैलरी जो आपने पे नहीं की थी वो भी करंट लायबिलिटी है। एक महीने की सैलरी जो आपने पे नहीं की थी वो भी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो येट टू बी पेड है, वो आपने पे अभी तक नहीं की थी 4900 की। इसका हम टोटल कर लेंगे, 7300 प्लस 4100 प्लस 4900, ये आ जाएगा आपका 16300 टोटल इसका। ये हम माइनस कर देंगे 32,300 में से, तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल 16,000 का, जो कि होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से निकाला जाता है। वर्किंग कैपिटल हमने निकाल लिया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से। सर ये तो आपने एक नई चीज करा दिया, नहीं बेटा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, वो उसने नहीं मांगे थे, फिर हम लिखते हैं करंट एसेट्स, वो मैंने निकाले हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, रेट्स, एक्रूड कमीशन, ये करंट एसेट है आपके। ठीक है, उसके बाद आपका पोर्शन आता है किसका भला, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, उसमें लिखते हैं कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, फिर करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। उसमें मैंने लिखा है ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्रूड सैलरीज आपकी आई हैं, ये सब करंट लाइबिलिटीज हैं, विच इज नॉट येट पेड 16,300। तो आपके आगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन इस वक्त बैलेंस शीट नहीं बना रहा मैं, अभी वर्किंग कैपिटल मैंने निकाला है, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट और माइनस हम इसमें से कर देते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो आपका तो मैंने ये किया है, करंट एसेट्स में से मैंने करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल का आंसर आ गया, दैट इज 16,000। ये हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। देख लें, कोई भी मसला है तो बिला झिझक आप पूछ सकती हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अक्टूबर नवंबर 22 का हमने सवाल किए जी। जी बैलेंस शीट बिल्कुल पूरी कंप्लीट नहीं बनानी है, उसने यही पोर्शन कहा था, इसलिए मैंने सिर्फ वही बनाया है। इसकी पिक्चर ले लें, कोई मसला है तो बताएं।